नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोणा बैच के अंदर। मेरा नाम है तनुज बंसल और आप देख रहे हैं आज एक नया चैप्टर। आज हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पिछले लेक्चर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर्स, फिर मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, या जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, और उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड थी। अभी भी मैग्नेटिज्म से ही रिलेटेड चैप्टर है। थोड़ा सा सिनेरियो बदल गया है, सिनेरियो बदला है, चैप्टर बदला है। चैप्टर है नया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 1। आप लोगों ने कार्ड को स्वाइप किया होगा। कार्ड को स्वाइप करने से ट्रांजैक्शन हो जाती है। आपके घर में हो सकता है इंडक्शन हो जिसमें आप खाना बनाते हो, है ना। इंडक्शन है जो कि बिजली से चलता है और उससे आप खाना बना सकते हो। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आपके घर में बिजली आती है, जनरेटर चलता है, ठीक है ना। तो जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो भी इसी चैप्टर पे बेस्ड है। ये जितनी भी एग्जांपल्स की मैंने बात की, सारी की सारी एग्जांपल्स इसी चैप्टर पे बेस्ड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि आज हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज को देखेंगे और लेंज लॉ को देखेंगे, है ना। मेन तौर पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ रहे वो फैराडे ने ही हमें दिए थे, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद लेंज लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो आज का हमारा ये रहने वाला है पूरा। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखो भैया, जैसा कि आपको पता है कि शुरू में, बहुत शुरू में, करंट को और मैग्नेटिज्म को अलग अलग माना जाता था। फिर ओयरस्टेड साहब आए, एम्पियर आए। इन लोगों ने यह बताया कि भाई करंट और मैग्नेटिज्म अलग अलग नहीं है। करंट की वजह से मैग्नेटिज्म क्रिएट हो सकता है, यानी कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकती है। तो फिर लोगों ने सोचा कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट क्रिएट नहीं हो सकता? क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट क्रिएट नहीं हो सकता? उन्होंने कहा कि अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकती है तो उल्टा भी होना चाहिए। मतलब बात यह थी कि यार नेचर सिमेट्रिकल है ना, नेचर सिमेट्रिकल है कि भाई अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट आना चाहिए। लॉजिक ये था, और इसके बेसिस पे ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए इसको टेस्ट करने के लिए कि क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट क्रिएट किया जाता है। उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पे जो इंट्रोडक्शन लिखी है वो जो भी चीजें मैंने आपको बताई, जैसा कि लिखा हुआ है कि एम्पियर और फ्यू अदर्स एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटर रिलेटेड। ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, अलग अलग नहीं है। They found that moving electric charges produced magnetic field. Moving electric charges का मतलब है करंट। Moving electric charges मतलब करंट। ये करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, एन इलेक्ट्रिक करंट डिफ्लेक्ट्स अ मैग्नेटिक कंपास नीडल प्लेस्ड इन इट्स विसिनिटी। विसिनिटी मतलब पास में, विसिनिटी मतलब पास। कि इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर की वजह से उसके पास रखी मैग्नेटिक कंपास पे फोर्स लगता है और वो डिफ्लेक्ट होती है। This naturally raises the question like, is the converse effect possible? Can the moving magnets produce electric currents? कि अगर मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, मूविंग चार्ज कौन? करंट। अगर करंट यानी कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है तो क्या मूविंग मैग्नेट्स इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं? Does the nature permit such a relation between them, between electricity and magnetism? And the answer is resounding yes. यानी कि ऐसा हो सकता है। इसके बारे में पता किया माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने, यूएसए के रहने वाले थे। द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ माइकल फैराडे इन इंग्लैंड, ये इंग्लैंड के थे, और जोसेफ हेनरी यूएसए। तो कंडक्टेड अराउंड 1830, 1830 के अराउंड ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए। डेमोन्स्ट्रेटेड कंक्लूसिवली दैट इलेक्ट्रिक करंट्स were induced in coils when subjected to changing magnetic field। यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया गया, ये मेन बात है भाई,
उन्होंने कहा कि कुछ कॉइल्स में, कुछ कॉइल्स मतलब ये कॉइल हो गई, ठीक है ना, ये कॉइल हो गई, कह रहे हैं इसमें करंट इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ, इंड्यूस मतलब प्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है ना, इंड्यूस मतलब क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ, किसकी वजह से, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ। मतलब चेंजिंग क्यों है वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन बस आप इतनी बात ध्यान रखो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, यानी कि मैग्नेट्स की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो मैग्नेट्स की वजह से भी क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। मेन बात कहने की ये है, ये चेंजिंग क्यों कहा गया ये तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना, इसके लिए तो हमें और डिटेल में जाने की आवश्यकता है, और उसी डिटेल में जाने के लिए हमें सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा भाई। टॉपिक कौन सा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास होके जा रही हैं, ठीक है ना, मतलब ये मेजर करता है उनको। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम कोई गिनती बता सकते हैं, वो तो हमारे बनाने के ऊपर है, हम चाहे 100 बनाएं, चाहे 200 बनाएं, चाहे 400 लाइंस बनाएं, लेकिन जितनी ज्यादा लाइंस होंगी उसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा है, और जितनी कम लाइंस होंगी उसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स में भी होता है, इट मेजर्स द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, इट मेजर्स द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। कि मान लीजिए हमारे पास एक एरिया है, ठीक है ना, एक एरिया हमने अज्यूम कर लिया, एक शीट अज्यूम कर लो ऐसे, ठीक है ना, ऐसे जैसे मेरा हाथ पड़ा हुआ है, तो उसी तरीके से आप एक शीट अज्यूम कर सकते हो। अब इसमें आप क्या करोगे, इस शीट के थ्रू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही हैं। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है भाई, धुआंधार तरीके से इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, और इस शीट को क्रॉस करके जा रही है, इस शीट को क्रॉस कर गई, ठीक है ना, जैसे मेरा हाथ है और यहां पे ये लाइंस आ रही हैं, या मान लो कि इधर से लाइंस आ रही हैं और इधर से मेरे हाथ को क्रॉस करके जा रही हैं, ठीक है ना। तो ये लाइंस कितनी क्रॉस कर रही हैं एक पर्टिकुलर एरिया के थ्रू, जैसे मेरा हाथ का एरिया हो गया वैसे ही यहां पे शीट का एरिया हो गया, ये कितनी लाइंस यहां से क्रॉस करके जा रही हैं वो हम क्या बताएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, जिसको हम ई ए कॉस थीटा भी लिखते थे, जिसको हम ई ए कॉस थीटा भी लिखते थे, दैट वाज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इसको फाई ई लिख देते हैं, फाई के पैर में ई लिख देते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिमिलरली अब यहां पे हम मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन करने वाले हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिखी जाएगी फाई बी, फाई बी, और ये होगा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसको बोलेंगे बी ए कॉस थीटा, या फिर इसको बोलेंगे बी ए कॉस थीटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगी तो फिर हम इंटीग्रेशन का सहारा भी ले सकते हैं भाई, कि फाई को लिख सकते हैं बी डॉट डी ए, या फिर बी डॉट डी एस, बी डॉट डी ए या डी एस। यहां पे ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी इसको फाई बी लिखते हैं। यहां पे जो एरिया कंसीडर किए जाएंगे वो स्मॉल एरियाज होंगे, ये डी ए और डी एस यहां पे क्या है, स्मॉल एरियाज। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो आपको छोटे छोटे एरिया पे मैग्नेटिक फील्ड लेनी पड़ेगी और फिर उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास फ्लक्स आएगी भाई। तो डी ए भी लिखा जा सकता है और डी एस से भी लिखा जा सकता है। ये क्या है, स्मॉल एरियाज। डी ए या डी एस क्या हो गए, स्मॉल एरियाज। या फिर बड़े एरिया के फॉर्म में लिखना है तो सीधा बी डॉट ए लिख सकते हो, और एंगल दोनों के बीच में लिखना है तो थीटा। अब थीटा कौन सा एंगल है, थीटा एंगल है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारे पास यहां पे थीटा डिफाइन किया है हमने। अच्छा जी, अब इसकी यूनिट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी यूनिट्स क्या है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है क्या, टेस्ला। एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है टेस्ला,
एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो यहां पे यूनिट्स बन गई मैग्नेटिक फ्लक्स की, यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ये बन गई टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। और टेस्ला मीटर स्क्वायर को नाम दिया गया वेबर का, टेस्ला मीटर स्क्वायर को। ये भी एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने कहा कि भाई एक आधी यूनिट हमारे नाम पे भी रख दो भाई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, टेस्ला मीटर स्क्वायर की जो यूनिट है वो तुम्हारे नाम पे हमने रख दी है, वेबर बोला गया। और शॉर्ट फॉर्म में WB, वो कह रहे हैं भाई इतना बड़ा नाम नहीं रख सकते हम, यूनिट को छोटे नाम पे रखना पड़ेगा, तो फिर उसका नाम रखा गया वेबर। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट है वो वेबर में डिनोट की जाती है, टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर कहा जाता है। आप लोगों ने जब पिछला चैप्टर किया होगा या उससे पिछला चैप्टर किया होगा जहां पे हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को डिस्कस करते हैं और मैग्नेटिज्म एंड मैटर को डिस्कस करते हैं, वहां पे हो सकता है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर देखी हो, टेस्ला ना देखी हो। मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि टेस्ला क्या है। यहां पे देखिएगा, आपको पता चल ही चुका है कि टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही वेबर कहते हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही वेबर कहते हैं। यानी कि टेस्ला को हम बोल सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये अदर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। यानी कि अगर टेस्ला की जगह वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब टेस्ला ही है। यानी कि इसके लिए अलग से हमें यूनिट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको घबराने की आवश्यकता है कि सर ये कौन सी यूनिट आ गई, आपने तो टेस्ला पढ़ाई थी और अब आप यहां पे बता रहे हो कि वेबर पर मीटर स्क्वायर है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो एक पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस करके जाती हैं उसको डिनोट करता है। फॉर्मूला होता है B डॉट ए, ठीक है जी, जिसको हम BA cos थीटा कहते हैं। एंगल होता है B वेक्टर और A वेक्टर के बीच में, इसमें हम एग्जांपल्स करेंगे तो अभी समझ में आएगा कि एंगल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर होता है और टेस्ला को वेबर पर मीटर स्क्वायर बोला जाता है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स भी होती है। अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो तो फिर B डॉट DA और B डॉट DS करके इंटीग्रेट भी करना पड़ता है, जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाती है या मैग्नेटिक फ्लक्स निकाली जाती है। चलिए भैया, अब हम कुछ केसेस को डिस्कस करते हैं जिसके थ्रू हम एरिया वेक्टर को डिसाइड करेंगे। एरिया वेक्टर जैसा कि आपको पता है, जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता तो वो सुन लेंगे। यहां पे एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर जो भी हमें सरफेस गिवन होती है, जो भी सरफेस गिवन होती है उसके परपेंडिकुलर मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए हमें ये एरिया वेक्टर सॉरी सरफेस गिवन है, ठीक है ना, ये सरफेस गिवन है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। ये सरफेस है भाई, मैं आपको एक्सिस बना के दिखाता हूं, थोड़ा सा ऐसे और अच्छा समझ में आएगा, है ना। एक्स वाई जेड, तो मैं जो आपको दिखा रहा हूं, देखो इस तरफ एक्स है, इस तरफ वाई है, आपकी तरफ जेड, ऊपर वाई है, आपकी तरफ जेड, ऊपर वाई है, आपकी तरफ जेड। तो ये वाई जेड प्लेन हो गया। ये कौन सा प्लेन हो गया? वाई जेड प्लेन। इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो एक्स एक्सिस में होगा, या तो इधर या फिर इधर। कौन सा प्लेन है भाई? ये वाई जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन है भाई, ये वाई जेड प्लेन है। तो इसका एरिया वेक्टर जब आप देखोगे, इसका एरिया वेक्टर देखोगे आप, तो या तो वो आई कैप में बोलोगे आप, या फिर एरिया वेक्टर को आप माइनस आई कैप में भी बोल सकते हो। आई कैप में बोल सकते हो या माइनस आई कैप में बोल सकते हो, किसी भी तरफ आप उसकी डायरेक्शन बोल सकते हो। एरिया वेक्टर आई कैप हो गया या माइनस आई कैप हो गया, बात यह है कि वो उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये वाई जेड प्लेन में है, तो वाई जेड प्लेन का एरिया वेक्टर किस में आ रहा है? एक्स में। तो एक्स वाई प्लेन का एरिया वेक्टर कहां आएगा? जेड में। अगर मान लो ये एक्स वाई प्लेन में हमने कोई लूप बना दी,
इसका एरिया वेक्टर कहां पे आएगा, जेड में। भैया ऐसे पढ़िए लूप, ये देखो ये एक्स वाई प्लेन है, जेड आपकी तरफ या इस तरफ, ठीक है ना। अगर एक्स वाई प्लेन में कोई लूप बना दी हमने, अगर हमने, ध्यान से सुनिएगा, ये भैया ऊपर भी एक्स ही बना रहा हूं मैं, दिमाग खराब हो गया। तो एक्स वाई प्लेन का जो एरिया वेक्टर है वो आपको किस में दिखेगा, के कैप या माइनस के कैप। सिमिलरली अब बनाने की जरूरत नहीं है, अगर एक्स जेड प्लेन होगा उसका एरिया वेक्टर आपको किस में दिखेगा, या तो जे कैप या माइनस जे कैप। मतलब कहने की बात सारी ये है कि जो भी सरफेस होगी उसके परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर। ये बात अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी समझ लिया हमने। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और एंगल जो देखना होता है, बहुत सारे लोगों में भ्रम होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए जो एंगल देखना है वो सरफेस के साथ देखना ना, सरफेस के साथ नहीं देखना भाई, एरिया वेक्टर के साथ देखना है, एरिया वेक्टर के साथ देखना है एंगल। कैसे, एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लो भाई ये हमारे पास वो है शीट, ठीक है जी, एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसे दे दी गई, ठीक। ये सरफेस के साथ एंगल 60 डिग्री है। मैग्नेटिक फील्ड मेक्स 60 डिग्री एंगल विद द सरफेस। तो जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स लिखोगे ना, तो जब बी ए कॉस करोगे, बी ए कॉस थीटा करोगे, तो यहां पे जो थीटा आपको लिखना पड़ेगा वो सरफेस के साथ नहीं लिख सकते, आपको एरिया वेक्टर देखना पड़ेगा। और जब आपको एरिया वेक्टर देखना पड़ेगा तो इधर देखना पड़ेगा भाई, ये एरिया वेक्टर इधर ले लो। भाई एरिया वेक्टर की आपके पास दो चॉइसेस है, ठीक है ना, या तो इधर ले लो या इधर ले लो। तो हम उधर क्यों ले फालतू में, फालतू में उधर क्यों ले जब इधर लेके हमारा काम चल रहा है भाई, ठीक है ना। हाँ, अपनी मर्जी से कर सकते हैं, हम किसी भी तरफ एरिया वेक्टर लिख सकते हैं। तो हम इधर लिखेंगे ना भाई, इधर लिखेंगे एरिया वेक्टर इधर, इसके साथ कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है भाई। तो यहां पे बी एक cos 30 आएगा, ठीक है ना। ये बात का ख्याल रखिएगा, ये मेन पॉइंट है यहां पे, इसीलिए मैंने आपको यहां पे ये चीज बता दी है, ठीक है ना। पूरी क्लियर होनी चाहिए आप, एब्सोल्युटली क्लियर। अब इसमें केसेस बन सकते हैं, अलग अलग केसेस को हम यहां पे बना सकते हैं भाई। जैसे पहले केस में जो हम एंगल मान के चलते हैं वो 0 डिग्री मान के चलते हैं। इसका मतलब ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में। आइए देखते हैं, मान लो ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है और एरिया वेक्टर भी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है, एरिया वेक्टर भी इस तरफ, ठीक है जी। थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री के लिए देख रहे हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री के लिए देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ, एरिया वेक्टर भी इस तरफ। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं सरफेस के रिस्पेक्ट में बात करूं तो सरफेस के तो परपेंडिकुलर है, आप देख पा रहे हो, सरफेस के तो परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया वेक्टर के पैरेलल है, एरिया वेक्टर के पैरेलल है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब इस केस में एंगल जो लेते हैं वो एंगल सरफेस के साथ नहीं लेते, किसके साथ लेते हैं, एरिया वेक्टर के साथ। तो बी ए cos 0
cos 0 कितना होगा 1, तो फ्लक्स कितनी आएगी बी ए। ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए हो गया। अगर मान लीजिए थीटा 180 डिग्री है, बिल्कुल अपोजिट, भैया किसी ने कहा मैं तो एरिया वेक्टर इधर मानूंगा जी, तो भाई मान ले तू, हमारा क्या कर लेगा, एरिया वेक्टर इधर मान लिया भाई, ठीक है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री, तो फ्लक्स कितनी होगी बी ए कॉस 180, कॉस 180 होता -1, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगी नेगेटिव -P, ये मैग्नेटिक फ्लक्स होगी। अगर थीटा 90 है, थीटा 90 यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए। ध्यान से देखो, एरिया वेक्टर तो इसी तरफ रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे रख ले, कितना एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, कितना एंगल है भाई 90 डिग्री। अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 90 डिग्री है तो बी ए कॉस 90, और कॉस 90 क्या होगा 0। यहां पे कई बार मैं मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ पैर में बी नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। वो तो क्योंकि पहले मैंने आपको फर्क समझाया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग चीज है, मैग्नेटिक फ्लक्स अलग चीज है, तो मैंने पैर में फाई ई लिखा, यहां पे फाई बी लिखा। लेकिन हर जगह लिखने की कोई जरूरत नहीं है भैया, ऐसे हर जगह लिखेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। जहां पे बताना होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग चीज है, यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स अलग चीज है, तो लिख लेंगे, ठीक। तो यहां पे देखो कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल, तो फ्लक्स 0 आ गई। हालांकि एक बात का ख्याल रखिएगा कि इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स सरफेस के पैरेलल है, ठीक है ना, पैरेलल टू द सरफेस। मैग्नेटिक फ्लक्स जो यहां पे है वो सरफेस के पैरेलल है भाई, सरफेस के पैरेलल है। ये देखो ये सरफेस है, ये देखो ये सरफेस है, इसके पैरेलल एरिया वेक्टर ये रहा, ये देखो एरिया वेक्टर ये रहा, इसके परपेंडिकुलर है। एरिया वेक्टर के मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए तो परपेंडिकुलर है, लेकिन सरफेस के पैरेलल है। यहां पे उल्टा था, एरिया वेक्टर के पैरेलल थी, सरफेस के परपेंडिकुलर थी, लेकिन एंगल एरिया वेक्टर के साथ देखना है। यहां पे क्या है, सरफेस के पैरेलल है, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर। समझ गए? ओके, ध्यान से सुनिए। मैग्नेटिक फील्ड जब सरफेस के पैरेलल है, सपोज करो मुझे कोई फॉर्मूला नहीं पता, भूल जाओ कि आपको कोई फॉर्मूला पता है, बी ए कॉस थीटा जैसा कोई फॉर्मूला होता है या बी डॉट ए जैसा कोई फॉर्मूला होता है, आपको नहीं पता। आपको सिर्फ एक बात पता है, कौन सी से, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होती है वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मेजर करती है जो एरिया से पास करके जा रही हैं, क्रॉस करके जा रही हैं, उस एरिया को क्रॉस करके निकल रही हैं, क्रॉस करके निकल रही हैं, दूसरी तरफ निकल। लेकिन यहां पे देखो जो लाइंस हैं वो पैरेलल जा रही हैं सर, ये देखो, क्या क्रॉस करके निकल रही हैं? नहीं। क्या क्रॉस करके निकल रही हैं? नहीं निकल रही। जब क्रॉस करके ही नहीं निकल रही तो फ्लक्स क्या होगी? 0। सारी लाइंस सरफेस के पैरेलल जा रही हैं भाई, सारी लाइंस सरफेस के पैरेलल जा रही हैं, ये देखो सारी लाइंस सरफेस के पैरेलल जा रही हैं। अगर क्रॉस करना है तो इसके बीच में से निकलना पड़ेगा ना, तब तो ऐसे आना पड़ेगा। ये जा रही है सरफेस के पैरेलल, का मतलब कोई भी फ्लक्स नहीं, नो फील्ड लाइन क्रॉसिंग द एरिया।
इस एरिया को कोई भी फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर रही। ये बिना फॉर्मूले के, टीबी स्पेशल जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, बिना फॉर्मूले के मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी फील्ड लाइन इस एरिया को क्रॉस नहीं कर रही, तो फ्लक्स जीरो, सरासर जीरो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आ गया भाई, बड़ा आसान सवाल है। एरिया वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3k कैप, और फील्ड दे रखी है 2i 3j 4k। देन द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कॉइल। भैया मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ही तो करना है, बी डॉट ए ही तो करना है। तो बी क्या है? 2i 3j 4k। लो, और एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 2i 3k। आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, ये देखो, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 2 इंटू 2। जे तो है नहीं, उधर जे नहीं है, तो 3 इंटू 0 कर दो भाई। जे वाला कोई भी नहीं है साथ देने वाला। और के का के के साथ डॉट प्रोडक्ट 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, तो 4, ये तो 0 हो गया, ये 12 हो गया। 16 वेबर या 16 टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये आंसर है भाई। मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में है, एरिया मीटर स्क्वायर में। यूनिट्स चेक करना मत भूलिएगा, यहां पे तो यूनिट्स का कोई पंगा नहीं था, लेकिन जहां पे यूनिट्स का पंगा होगा तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स सीधा सीधा आ गई, हमने बी डॉट ए लगाया, खत्म, पानी खत्म। आगे आ जाओ, अगला सवाल। सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 0.2 मीटर इज प्लेस्ड, क्या है? पैलसेड, क्या लिखा है? पैलसेड, प्लेस्ड in a uniform magnetic field of induction 1 by pi Weber per meter square in such a way that axis makes an angle of 60 degree with the magnetic field. The magnetic flux linked with the disk is, कह रहे हैं एक सर्कुलर डिस्क है। काला पेन चल रहा है भाई, ये पीला हो जा। तो ये डिस्क है भाई, एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क, जिसका रेडियस दिया हुआ है 0.2 मीटर। is placed in a uniform magnetic field of induction 1 by pi in such a way that its axis makes an angle of 60 degree with the magnetic field. ये इस डिस्क की एक्सिस है, ये इस डिस्क की एक्सिस है भाई। तो ये इधर इसका एरिया वेक्टर होगा। आप ऐसे मानो कि डिस्क ऐसे रखी हुई, एरिया वेक्टर, और कह रहे हैं डिस्क की जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द डिस्क इज बी ए cos 60, cos 60 1 by 2, पी की वैल्यू 1 by पाई, 1 by पाई है, बिल्कुल 1 by पाई है। वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? टेस्ला, तो उसमें कोई चक्कर नहीं है। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है बेटा। पाई पाई कट गई, जो हमने जिंदगी में पाई पाई जोड़ी थी वो कट गई। आर स्क्वायर बाय 2, आर कितना है? 0.2, 0.2 का स्क्वायर बाय 2, एक 2 कट जाएगा, यहां पे बचेगा 0.1, 0.2 इंटू 0.1, 0.02, ये आंसर आएगा भाई। 0.02 वेबर, कुछ नहीं किया हमने, बी ए कॉस थीटा फॉर्मूला लगाया बस। एक डिस्क है, उसकी एक्सिस दे रखी है, उसका एरिया निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, बी ए कॉस थीटा यानी कि cos 60, बी ए बाय 2, बी की वैल्यू 1 बाय पाई, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कट गई, आर स्क्वायर बाय 2, आर की वैल्यू पुट कर दी 0.2 और उसका स्क्वायर बाय 2, तो ये बन गया 0.02।
ठीक है ना, ये बन गया 0.02, यानी कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो डिस्क के साथ लिंक्ड है वो हमें देखने को यहां पे मिल गई है। ठीक है जी, तो ये हमने मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पे निकाल दी है सिंपल तरीके से। चलो भाई, ये तो हमने सीख लिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पानी पीते हैं। पानी पानी। तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स हमने सीख लिया है, अब हम फैराडे या हेनरी के एक्सपेरिमेंट्स करें, क्योंकि हमें सीखना क्या है, फ्लक्स थोड़ी सीखनी है अकेली, हमें सीखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। करंट इंड्यूस करना है, करंट प्रोड्यूस करना है, मैग्नेट को मूव करके करंट प्रोड्यूस करना। इसको प्रोड्यूस करने के लिए फैराडे और हेनरी भाई साहब ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स की। उन एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए मैं पानी पीता। आइए, फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक है जी, लैब के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। आइए बात करें, उन्होंने क्या किया। सबसे पहले एक कॉइल सेलेक्ट करी, कॉइल। काफी नंबर ऑफ टर्न्स थी उस कॉइल में, पूरा डिटेल में मैं आपको चीजें समझाऊंगा। ये यहां पे हमने एक कॉइल दिखा रखी, ठीक है ना, ये हमने यहां पे एक कॉइल दिखा रखी। सुनिएगा ध्यान से, ये कॉइल है, ये उसका राइट हैंड साइड व्यू है। मैं पूरा लिख रहा हूं यहां पे, पहली बार जब भी चीजें बताऊंगा तो उसके बारे में पूरा मेंशन किया जाएगा। राइट हैंड साइड व्यू है। उस राइट हैंड साइड से हमारे पास एक मैग्नेट है जिसको हम ले करके इसके पास आ रहे हैं। ध्यान से सुन, मैं आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर वे में बता रहा हूं कि हुआ क्या। उन्होंने क्या किया, एक करंट कैरिंग कॉइल ली, करंट कैरिंग नहीं, एक कॉइल ली, ठीक है, एक कॉइल, भूल जाओ करंट कैरिंग, कॉइल ली। ये कॉइल देखो सर्कुलर है, ऐसे पड़ी हुई है। कॉइल के पीछे कॉइल है, जैसे सोलेनॉइड होती है वैसे कॉइल है। ठीक, आप राइट हैंड साइड से देखो तो पहली वाली कॉइल पूरी दिखाई दे रही है। ये कैसे पता चल रहा है कि ये राइट हैंड साइड व्यू है, वो समझा रहा हूं। राइट हैंड साइड से देखो, पहले वाली कॉइल पूरी नजर आ रही है, क्या पूरी नजर आ रही है? बिल्कुल। उसके जो पिछली जो 3 कॉइल्स दिखाई हैं वो आधी आधी नजर आ रही हैं, क्योंकि उनका कुछ पोर्शन मैंने डॉटेड बनाया है। डॉटेड बनाने का मतलब है कि वो दिखाई नहीं दे रही। एक कॉइल के पीछे दूसरी कॉइल है, उसके पीछे तीसरी, चौथी कॉइल, इस तरीके से। और ये कॉइल्स के जो एंड हैं, क्योंकि तारे ही तो हैं ये, एक्चुअल में ऐसा है, ठीक है ना, एक्चुअल में आप समझ सकते हो कि ये ऐसा है, सोलेनॉइड है, जिसको हमने इसको गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया, ठीक है ना। ये गैल्वेनोमीटर है, जी मींस गैल्वेनोमीटर, ठीक है जी। जी का मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक तरीके का क्या है, सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड को हमने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया है। ठीक, ऐसा मान सकते हो, जी मींस गैल्वेनोमीटर। कोई करंट, कोई बैटरी नहीं है,
ना तो कॉइल के साथ कोई बैटरी अटैच है, ना ही कॉइल में कोई करंट है। हम क्या कर रहे हैं, इसके पास राइट हैंड साइड से एक मैग्नेट को लेकर के आ रहे हैं। हमने नहीं किया, फेराडे और हेनरी ने किया था। क्या किया था, उन्होंने एक मैग्नेट लेकर के आए, उस कॉइल में से पास करवाया, उस कॉइल में से पास करवाया, उसके नजदीक लेके आए। जैसे ही वो नजदीक लेके आए ना, उन्होंने देखा ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रही। ये क्या हो गया भाई, मूविंग मैग्नेट ने करंट प्रोड्यूस कर दिया। खुशियां मनाओ, बांटो मिठाइयां, खुशियां बांटो, मिठाइयां बांटो। मैग्नेट मूव हो गया, उसने करंट प्रोड्यूस कर दिया। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गई। शक हो गया, भैया ये क्या हो रहा। हाँ, जब मैग्नेट रुका हुआ था तब कोई करंट नहीं था, तब नहीं था। जब मैग्नेट मूव हुआ तब करंट आया। फिर उन्होंने इसको उल्टा लेके गए, उल्टी डायरेक्शन, फिर करंट आया, फिर करंट आया, अब उल्टी डायरेक्शन में करंट आया, अब भी करंट आया, अब भी डिफ्लेक्शन आई गैल्वेनोमीटर में। लेकिन जो डिफ्लेक्शन पहले आई थी, मतलब अगर पहले लेफ्ट में करंट जा रहा था तो अब राइट में जा रहा था, मतलब पहले लेफ्ट में डिफ्लेक्शन थी तो अब राइट में आ रही थी, पहले राइट में थी तो अब लेफ्ट में आ रही थी, जो भी आ रही थी उसका उल्टा आ गई। नॉर्थ को दूर ले गए। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने क्या किया कि जो चीजें करी थी, अब मैं बस एक ही कॉइल बना रहा हूं। आगे के एक्सपेरिमेंट्स को समझाने के लिए बस मैं ऐसे बनाऊंगा, ये देखो, ये बार बार ये डायग्राम नहीं बनाऊंगा भाई, मैं पागल हो जाऊंगा बनाते बनाते, आप भी पागल हो जाओगे बनाते बनाते। सिंपली ये बना लो बस। अब उन्होंने क्या किया, अब साउथ नॉर्थ उल्टे कर दिए। फिर उन्होंने वही काम किया, पहले साउथ को पास लेके आए, फिर साउथ को दूर लेके गए, फिर डिफ्लेक्शन। जो इस केस में डिफ्लेक्शंस आ रही थी उसका उल्टा आई। इस केस में जब नॉर्थ को पास लेके गए तो लेफ्ट में डिफ्लेक्शन आई, मान लो। नॉर्थ को दूर लेके गए तो राइट में आई, ठीक। इस केस में उल्टा हो गया, जो उसमें लेफ्ट था वो राइट बन गया, जो राइट था वो लेफ्ट बन गया। आपका लेफ्ट मेरा राइट, मेरा लेफ्ट आपका राइट। जैसे मेरा लेफ्ट ये है, ये आपके लिए राइट है, मेरा राइट ये है, ये आपके लिए लेफ्ट है, क्योंकि हम दोनों आमने सामने खड़े हैं। यही चीज यहां पे हो रही है, क्लियर है। रिफ्लेक्शंस उल्टी हो गई। और क्या हुआ सर, और ये बात हुई कि जितनी जल्दी जल्दी मैग्नेट्स को मूव किया, ज्यादा करंट आया, ज्यादा डिफ्लेक्शन। समझ पा रहे हो, जितनी जल्दी जल्दी मैग्नेट्स को मूव किया, ज्यादा करंट आया। मतलब स्लो अगर मूव नहीं करा, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मूव नहीं करा तो कोई करंट नहीं, अगर करा तो करंट आया। इधर जाते हुए उधर जाते वक्त जैसे मर्जी कर लो, उसको साउथ नॉर्थ को उल्टा कर लो, करंट आ रहा था। फिर उन्होंने तेजी से मूव करवाया, ज्यादा करंट आया, ज्यादा आया। यानी कि अगर तेजी से मूव करवाओगे तो ज्यादा करंट आएगा, यानी कि मैग्नेट के मूव करने की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, मैग्नेट को स्टेशनरी रखा, कॉइल को मूव करवाया। ये मैग्नेट को स्टेशनरी रख दिया, कॉइल को मूव करवाया भाई, कॉइल को मूव करवाया, फिर करंट आया। यानी कि सिर्फ मैग्नेट को मूव करने की वजह से करंट नहीं आया, कॉइल को मूव करने की वजह से भी करंट आया। इससे हमें एक बात साबित हो गई कि सिर्फ मैग्नेट के मोशन की वजह से करंट नहीं प्रोड्यूस हो रहा, कॉइल के मोशन की वजह से भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि आपस के रिलेटिव मोशन की वजह से करंट प्रोड्यूस। इससे ये एक्सपेरिमेंट ने ये साफ कर दिया कि कॉइल और मैग्नेट
कि रिलेटिव मोशन की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। जब कॉइल और मैग्नेट आपस में रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, चाहे दोनों को मूव करवा दो, बस रिलेटिव मोशन होना चाहिए, तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हुआ है अभी। कॉइल फिक्स रखी है, मैग्नेट को मूव करवाया, कॉइल को मूव करवाया, मैग्नेट फिक्स रखा है, दोनों को मूव करवाया, हर केस में करंट प्रोड्यूस हुआ। बस रिलेटिव मोशन होना चाहिए, इनकी कुछ रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए। नॉर्थ साउथ को उल्टा करके देखा, फिर करंट आ गया, नॉर्थ को पास लेके गए, फिर करंट आ गया, नॉर्थ को दूर लेके गए, फिर करंट आ गया, बस डिफ्लेक्शंस ऑपोजिट हो गए। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ये सारी डिटेल उसकी यहां पे लिखी हुई, सारी की सारी, ठीक है ना। और यहां पे जो C1 वर्ड यूज किया गया है, वो C1 इस कॉइल के लिए यूज किया गया है। ये कॉइल C1, इस कॉइल को C1 बोला गया है, ठीक है ना। ये जो भी मैंने आपको बताया सारा यहां पे लिखा हुआ है, सारा लिखा हुआ है टोटली। आपको कुछ भी और लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा लिखा हुआ है। एनसीईआरटी की लाइंस हैं ऐसे की ऐसे, ठीक, क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए लिख दी जाए यहां पे, ताकि आपको कोई और बुक खोल के देखने की जरूरत ना पड़े। देखो भाई, जब मैं पढ़ाता हूं तो यकीन मानना मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, मैं यही सोच के पढ़ाता हूं कि आपको कोई और बुक नहीं खोलनी है, कोई और कुछ नहीं खोलना है। अगर खोलना भी है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए खोलोगे, पढ़ने के लिए नहीं खोलना, समझ गए बात? पढ़ने के लिए नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुक, बस। आम की बात है, मेरे लेक्चर के बाद अगर बुक खुलेगी अगर बुक खुलेगी, लिख देता हूं मैं स्पेशली आपके लिए, भूल जाते हैं कई बार, दिमाग से निकल जाता है, सर बता दीजिए। अगर बुक खुलेगी तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने की, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने की। समझ गए? टीबी स्पेशल पॉइंट है, नोट कर लो, मजाक करो। चलो, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, दो दो क्या है एक्सपेरिमेंट, आओ समझते हैं इस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या कहा गया है, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में भी तो कुछ होना चाहिए ना यार। हाँ, इस एक्सपेरिमेंट में क्या कहा गया हमें, इसके बारे में सुनिए। इस एक्सपेरिमेंट में कहा गया है कि भाई अब आपके पास एक कॉइल नहीं है, अब आपके पास 2 कॉइल्स हैं। पूरा वही मैं बना देता हूं, राइट हैंड साइड व्यू। ये देखो, बाकी कॉइल्स आधी आधी दिखा देते, यहां पे भी बना देते हैं। इनमें से एक कॉइल में मैं बैटरी लगा रहा हूं, एक कॉइल को नाम दे रहा हूं C1, एक कॉइल को नाम दे रहा हूं C2। स्वीट टू नहीं जी, C2, नॉट स्वीट टू, इट्स C2। ओके, सुनिएगा यार, एक कॉइल के साथ तो गैल्वेनोमीटर अटैच है, एक कॉइल के साथ बैटरी अटैच, मतलब एक कॉइल में तो पहले से ही करंट है, इसमें तो पहले से ही करंट है भाई, इसमें पहले से ही करंट है, ठीक, इसमें नहीं है।
उसने क्या देखा, उसने पता क्या सोचा, उसने सोचा कि यार मैग्नेट को अगर मूव करने की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, कॉइल को मूव करने की वजह से करंट अगर प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों के आपस में रिलेटिव मोशन की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्यों ना मैं दो कॉइल ले लूं, तो उनके रिलेटिव मोशन की वजह से भी करंट प्रोड्यूस होना चाहिए। हां, एक में करंट होना चाहिए, एक में नहीं होना चाहिए। एक में करंट क्यों होना चाहिए, सुनो भाई। मैग्नेट क्या क्रिएट करता है, मैग्नेट क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट की वजह से क्या आती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं। ये देखो, मैग्नेट की वजह से क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक। और अगर किसी कॉइल में करंट है, ये देखो ये कॉइल बना दी मैंने, अगर किसी कॉइल में करंट है तो उसकी वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो बात तो एक ही है, यानी कि अगर इसकी ये C2 कॉइल है ना, अगर इसकी जगह मैग्नेट है तो मैग्नेट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड है, और करंट कैरिंग कॉइल है तो कॉइल की भी मैग्नेटिक फील्ड है। बात एक ही है, यानी कि मैग्नेट को मैंने कॉइल से रिप्लेस करके कुछ बुरा काम नहीं किया। बात एक ही है, दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेट भी करता है, करंट कैरिंग कॉइल भी करती है। तो मैंने मैग्नेट की जगह करंट कैरिंग कॉइल रख दी यहां पे, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसने देखा कि कॉइल को अगर मूव करवाया जाए, इधर मूव करवाया गया, करंट आया, ऑपोजिट मूव करवाया, उल्टा करंट आया, इस कॉइल को मूव करवाया, करंट आया, इस कॉइल को मूव करवाया, उधर करंट आया, ज्यादा तेजी से मूव करवाया, ज्यादा तेज करंट आया। इसका मतलब रिलेटिव मोशन जब कॉइल्स के बीच में हुआ, जब कॉइल्स के बीच में रिलेटिव मोशन हुआ तो करंट प्रोड्यूस हुआ। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या था, एक कॉइल एक मैग्नेट थे, तो उनके बीच में जब भी रिलेटिव मोशन होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, कम होगा तो कम प्रोड्यूस होगा। अब मैंने क्या कहा कि अगर दो कॉइल्स ली हैं, उनमें से एक कॉइल में करंट है, एक में नहीं है, ठीक है ना, तो जिस कॉइल में करंट है अगर आप उसको मूव करवा रहे हो तो दूसरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। इसको रोक के दूसरी कॉइल को मूव करवा रहे हो तो भी उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि इन एनी केस इसमें करंट प्रोड्यूस होना है, एनी केस इसमें करंट प्रोड्यूस होना है। हाँ, कॉइल को आगे पीछे करने से डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इधर करोगे डायरेक्शन कुछ और आएगी, कॉइल को इधर मूव करवाओगे डायरेक्शन कुछ और आएगी। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हो गया। ये यहां पे सारा कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है जी, कि कॉइल को इधर मूव करवाया, दोनों को मूव करवाया, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ। कंक्लूजन क्या निकला, रिलेटिव मोशन, अगेन इट इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल्स दैट इंड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट। ये रिलेटिव मोशन की ही कहानी लग रही है मुझे तो, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब ये दो एक्सपेरिमेंट हुए ना, तो तब तक फैराडे और हेनरी मान चुके थे कि यार रिलेटिव मोशन की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से रिलेटिव मोशन की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। ये फैराडे और हेनरी मान चुके थे कि भाई कॉइल और मैग्नेट के बीच में, या फिर दो कॉइल्स के बीच में, जिसमें से एक कॉइल में करंट है दूसरे में नहीं है, तो जिसमें नहीं है उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसमें है वो तो है, ठीक है ना, जिसमें नहीं है उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। ये रिलेटिव मोशन की कहानी। फिर एक एक्सपेरिमेंट आया तीसरा, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। क्या हुआ, जब वो अचानक इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे, हुआ क्या कि अब उन्होंने मोशन वोशन नहीं करवाया कोई, अब उन्होंने मोशन नहीं करवाया, एक कॉइल ली उन्होंने, बनाता हूं मैं, ठीक। दूसरी कॉइल, इसमें बैटरी, और इसमें स्विच लगा दिया, यानी कि की लगा दी, की लगा दी, ठीक। कोई मोशन, कोई मोशन नहीं, नो मोशन, कोई मोशन नहीं कर रहे, ठीक। सर अगर मोशन ही नहीं कर रहे तो करंट प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता उस कॉइल में, ऐसा मान रहे हो आप। ऐसा हेनरी और उसने भी माना था, लेकिन कहानी पलट गई यहां पे। कहानी क्या पलटी वो समझो।
कहानी ये पलटी कि भैया जैसे ही उसने की को क्लोज किया, जैसे ही उसने की को क्लोज किया, इस गैल्वेनोमीटर में जरा सी देर के लिए डिफ्लेक्शन, जस्ट एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए मान, जैसे ही उसने की को क्लोज किया, इस की को टैप किया, यहां बंद किया, गैल्वेनोमीटर में जरा सी डिफ्लेक्शन आई, जरा सी। फिर उसने क्या किया, इस की को ओपन कर दिया, फिर डिफ्लेक्शन आई। मूव नहीं कर रहे इस बार, बस बंद कर रहे हैं। बंद करते टाइम और खोलते टाइम डिफ्लेक्शन आई। जब एक बार बंद कर दिया, ठीक है ना, एक बार की को बंद कर दिया, 1 घंटा बंद रखा की को, तब नहीं आई डिफ्लेक्शन। बंद करते वक्त और खोलते वक्त की को डिफ्लेक्शन आई, उसमें ये इसकी बंद करी है, डिफ्लेक्शन उसमें आई है। क्या कहानी चल रही है, दिमाग खराब हो गया। इस तीसरे एक्सपेरिमेंट ने दिमाग खराब कर दिया भाई। जब की को बंद किया तब आई डिफ्लेक्शन, खोला तब आई डिफ्लेक्शन, एक पल के लिए सिर्फ उस गैल्वेनोमीटर में ऑपोजिट डायरेक्शन में आई। अगर बंद करते वक्त लेफ्ट में है तो खोलते वक्त राइट में डिफ्लेक्शन है। हां, जब ये 1 घंटा बंद रही कि मान लो 1 घंटा हमने करंट चलाया इसमें, तब नहीं आई डिफ्लेक्शन, तब नहीं आया करंट उसमें। ये क्या कहानी। इस कॉइल को नाम दो C1, कॉइल को नाम दो C2। कहानी कुछ अलग है भाऊ। यानी कि सिर्फ इस बात से यह बात साबित हो गई कि सिर्फ रिलेटिव मोशन की वजह से करंट नहीं प्रोड्यूस या करंट नहीं इंड्यूस हो रहा, कुछ और कहानी जो अभी आपको बतानी है, जो कि फैराडे अंकल बताएंगे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो भी चीजें मैंने आपको समझाई हैं यहां पे लिखा हुआ है। When the key is released, a momentary deflection is observed again. जब की को रिलीज किया यानी कि ऑफ किया तो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, मोमेंटरी मतलब एक पल के लिए, डिफ्लेक्शन फिर से आई बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना, बाकी सारी चीजें तो लिखी हुई है ना। क्लियर है भाई? ओके। अब सर ये सब होने का कारण क्या हो सकता है? ये सब होने का कारण क्या हो सकता है? ये सब होने का कारण है मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। फैराडे अंकल ने और हेनरी अंकल ने, खास करके फैराडे अंकल ने यह बात साबित कर दी और यह बात स्पष्ट कर दी कि whenever there is change in magnetic flux linked with the coil, EMF और करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। EMF मतलब वोल्टेज, वोल्टेज से क्या आता है, करंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन अ कॉइल इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। पता नहीं क्या बोल रखा है, सर्किट या कॉइल। सुनो मेरी बात, मैं आपको क्या कह रहा हूं, पहले दूसरी लाइन मत पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो। फैराडे अंकल ने यह बताया कि रिलेटिव मोशन कारण नहीं है भाई सिर्फ। तीसरे एक्सपेरिमेंट ने यह बात साबित कर दी कि सिर्फ रिलेटिव मोशन कारण नहीं है, जो हम पहले समझे। कारण क्या है? कारण यह है कि जब भी किसी कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, whenever there is change in magnetic flux linked with the coil, मतलब उसके थ्रू पास होने वाली, लिंक्ड का मतलब उस कॉइल के थ्रू पास होने वाली फ्लक्स चेंज होगी, तब ईएमएफ या करंट उस कॉइल में आएगा, तब उस कॉइल के अंदर वोल्टेज या करंट आएगा। अगर वोल्टेज आएगी तब करंट आएगा। ठीक है जी, बात सुनो। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया था? देखो, पहले एक्सपेरिमेंट में एक कॉइल थी, एक मैग्नेट था। बेटा हो क्या रहा था, मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी।
मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, ठीक है ना, मैग्नेट की वजह से। हुआ क्या, जब हमने मैग्नेट को मूव करवाया ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के थ्रू चेंज हुई। भाई एक बात बताओ, जब मैं इस मैग्नेट को पास लेके जाऊंगा तो इस कॉइल के थ्रू पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। ध्यान सुनो, इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, क्या वो कॉइल्स को क्रॉस करके जा रही हैं? जा रही हैं। ठीक, अगर मैं मैग्नेट को पास लेके गया तो क्या इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, जो फ्लक्स पास हो रही है, वो बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं मैग्नेट को पास लेके जा रहा हूं। जब मैं मैग्नेट को पास लेके जा रहा हूं तो कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि पास आ गया, डिस्टेंस कम हो गया, फील्ड बढ़ गई। ठीक है जी, फील्ड बढ़ गई यानी कि फ्लक्स बढ़ गई। फ्लक्स क्या होती है? बी ए कॉस थीटा या बी डॉट ए होती है। तो अगर फील्ड बढ़ी है तो फ्लक्स भी बढ़ेगी। बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी भैया। ठीक है जी, तो जब यहां पे मैग्नेट आया, उसने मैग्नेट को मूव करवाया, तो फील्ड बढ़ी, तो फ्लक्स बढ़ी, तो करंट प्रोड्यूस हुआ। सिमिलरली जब इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके गए तब उल्टा हुआ, फील्ड घटी, फ्लक्स घटी, तो फिर से करंट प्रोड्यूस हुआ, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। यहां पे फील्ड बढ़ी, फ्लक्स बढ़ी, फील्ड घटी, फ्लक्स घटी। समझ पा रहे हो? दोनों ही केसेस में फील्ड या फ्लक्स का चेंज हुआ है। Whenever there is change in magnetic flux, मैग्नेटिक फ्लक्स के होने से कुछ नहीं ना। आप एक बात बताओ, फोर्स कब प्रोड्यूस होता है? जब एक्सेलरेशन हो। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। वेलोसिटी कितनी है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, चेंज होनी चाहिए तब एक्सेलरेशन आएगी। सिमिलर तरीके से यहां पे फ्लक्स कितनी है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। अगर मैग्नेट रुका हुआ है तब कोई करंट नहीं आएगा उसमें से ना। भाई मैग्नेट रुका हुआ है, फ्लक्स है, मान ली बात कि मैग्नेट है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल के थ्रू फ्लक्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लक्स चेंज होनी चाहिए, से फर्क पड़ता है। तो जब ये दोनों पास आएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगी। बोथ मूव टूवर्ड्स, अगर दोनों पास आएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगी, और अगर दोनों अवे जाएंगे तो फ्लक्स घटेगी। दोनों ही केसेस में करंट प्रोड्यूस होगा या वोल्टेज प्रोड्यूस होगी कॉइल के अंदर, ईएमएफ इंड्यूस या वोल्टेज इंड्यूस्ड, और उसकी वजह से करंट इंड्यूस, इसके अंदर करंट आएगा। दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी यही हुआ है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में एक कॉइल में तो करंट पहले से ही है, और मैंने आपको बता दिया था कि करंट कैरिंग कॉइल जो होती है उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, बार मैग्नेट की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो ये जो C2 कॉइल की फ्लक्स है वो C1 के थ्रू पास कर रही है भाई, यानी कि फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय C2, पूरी चीजें लिख देता हूं, पास थ्रू C1, यानी कि C2 की जो फ्लक्स है वो C1 के थ्रू पास हो रही है भाई। C2 की जो फ्लक्स है वो C1 के थ्रू पास हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है भाई। C2 की जो फ्लक्स है वो C1 के थ्रू पास हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तभी जब हम कॉइल को मूव करवाएंगे तो क्या फ्लक्स चेंज होगी? बिल्कुल होगी। कम या ज्यादा होगी? बिल्कुल होगी। कम या ज्यादा होगी तो क्या इसमें करंट प्रोड्यूस होगा? बिल्कुल होगा।
बात फ्लक्स की नहीं है, बात फील्ड लाइंस की नहीं है, बात फ्लक्स के या फील्ड लाइंस के चेंज होने की है। समझ में आया? फील्ड जैसे ही पास आई है कॉइल, फील्ड लाइंस ज्यादा हो जाएंगी, फील्ड ज्यादा हो जाएगी। पहले अगर 100 लाइन क्रॉस कर रही थी, तो जब ये कॉइल पास आ गई तो अब 200 क्रॉस करेंगी। क्या फ्लक्स चेंज हो गई? बिल्कुल चेंज हो गई। ठीक है ना? तो whenever there is change in magnetic flux linked with the coil, किस कॉइल? C1 के थ्रू जो पास होने वाली फ्लक्स है वो चेंज होगी, तो करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कॉइल में। ठीक? मोशन कारण नहीं है, कारण फ्लक्स है। ये तीसरा एक्सपेरिमेंट में भी अब साबित हो रहा है। तीसरे एक्सपेरिमेंट में भी यही बात साबित हो रही है। जो तीसरा एक्सपेरिमेंट हमने किया ना, उसमें भी यही बात साबित हो रही है जी। क्या साबित हो रहा है? क्या साबित हो रहा है? ये देखो, तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, मैं आपको समझा। कोई मोशन तो हुआ नहीं सर, कोई मोशन तो हुआ नहीं, फिर फ्लक्स कैसे चेंज हुई? बेटा जब आपने की को क्लोज किया ना, क्या की क्लोज करने से पहले फ्लक्स कितनी थी? 0। बिफोर क्लोजिंग की फ्लक्स कितनी थी? 0। आफ्टर क्लोजिंग फ्लक्स 5 हो गई, अब वो 0 नहीं है। जब की ओपन थी तब इसके थ्रू कोई फ्लक्स नहीं। जैसे ही मैंने की बंद करी, क्लोज की, एकदम से इसके थ्रू फ्लक्स दौड़ गई। तो क्या फ्लक्स का चेंज हुआ की को क्लोज करने की वजह से? चाहे पल भर के लिए ही हुआ, क्या फ्लक्स का चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ। तो क्या इसमें करंट प्रोड्यूस होगा? होगा। उसके बाद चाहे आप इसे 1 घंटा बंद रखो, फिर कोई करंट नहीं आए, क्योंकि मोशन तो आप करवा नहीं रहे। उसके बाद चाहे की को 1 घंटा बंद रखो, कोई करंट नहीं आएगा इसमें। क्यों? क्योंकि फ्लक्स तो है, आपने बंद कर दिया, इसमें करंट आ गया, करंट की वजह से फ्लक्स आ गई, लेकिन फ्लक्स चेंज नहीं होगी। फिर चेंज कब होगी? जब की को ओपन कर दोगे। एकदम से आपने ओपन किया, पहले फ्लक्स थी, अब 0 हो गई। जैसे ही आपने ओपन किया, एकदम से फिर 0। जैसे ही आपने अगेन ओपनड, फ्लक्स फिर से 0 हो गई। यानी कि 2 बार फ्लक्स का चेंज आया भाई। पहले 0 थी, फिर फ्लक्स आ गई, फिर पहले थी, फिर 0 हो गई। जब हमने क्लोज किया तो 0 से फ्लक्स की कुछ वैल्यू आ गई, फिर फ्लक्स की कुछ वैल्यू थी, उससे फिर 0 हो गई, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हो गया। जिसकी वजह से कॉइल C1 में क्या इंड्यूस हो गया? करंट इंड्यूस। कोई मोशन नहीं हुआ, सिर्फ मोमेंटरी एक पल के लिए डिफ्लेक्शन आई है। एक पल के लिए डिफ्लेक्शन इसी वजह से आई है, क्योंकि जिसकी, है ना, कि मतलब जब हमने इस कॉइल को क्लोज किया, की को क्लोज किया, तो करंट प्रोड्यूस हुआ एकदम से। एकदम से करंट आया, एकदम से फील्ड आई, एकदम से फ्लक्स का चेंज हुआ, तो एकदम से डिफ्लेक्शन आई पल भर। फिर वो डिफ्लेक्शन नहीं आई, क्योंकि फिर फ्लक्स कांस्टेंट हो। फिर क्या हुआ? एकदम से ओपन किया, फिर फ्लक्स 0 हो गई एकदम से, फिर फ्लक्स का चेंज हुआ, फिर करंट आया एकदम, फिर उसके बाद सब शांत। फ्लक्स का चेंज, फ्लक्स का चेंज कारण है। ठीक जी? तो ये फैराडे ने बता दिया था पहले। दूसरी लाइन पढ़ो। उसने कहा कि जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड ईएमएफ का इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द सर्किट। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ रहा है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है, इंड्यूस्ड ईएमएफ को लिखते हैं ई से, छोटे ई से, वो इक्वल है
रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कि कैसे चेंज हो रही है, कितने टाइम में चेंज हो रही है। टाइम भी मैटर करता है, डी फाइव बाई डी टी। माइनस क्यों लगाया वो तो बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये समझो कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स का चेंज नहीं है, सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की, फ्लक्स कितनी जल्दी चेंज हो रही है उसके बेसिस पे इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको छोटे ई से लिखते हैं, ठीक है ना। वोल्टेज को, जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होती है उसको छोटे ई से लिखते हैं, ठीक है, याद रखना। ठीक, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि फ्लक्स कितने रेट से चेंज हो रही है। क्या फ्लक्स जल्दी चेंज हो रही है, क्या फ्लक्स देर से चेंज हो रही है। अगर आप मैग्नेट को जल्दी मूव करवाओगे तो ज्यादा फ्लक्स आएगी, मतलब ज्यादा चेंज आएगा फ्लक्स का, तो ज्यादा वोल्टेज आएगी। अगर आप मैग्नेट को स्लो मूव करवाओगे तो कम वोल्टेज आएगी। अगर उसी मैग्नेट को तेज मूव करवाओगे तो ज्यादा वोल्टेज आएगी। अगर आप कॉइल को स्लो मूव करवाओगे कम वोल्टेज आएगी, उसी कॉइल को तेज मूव करवाओगे ज्यादा वोल्टेज आएगी। इसका मतलब सिर्फ मैग्नेट या कॉइल को मूव करने से नहीं भाई, यानी कि उसके फ्लक्स के चेंज से नहीं, फ्लक्स के चेंज के रेट से, कि कितनी जल्दी चेंज हो रही है फ्लक्स। अगर जल्दी चेंज हो रही है ज्यादा करंट, देर से चेंज हो रही है तो कम करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेट, इसके इक्वल है इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझ में आया। माइनस क्यों लगाया बाद में बताऊंगा, नेगेटिव क्यों है अभी आगे आएगा, आगे आएगा। नेगेटिव क्यों है ये आगे आएगा भाई, आगे आएगा, ठीक है ना, टेंशन मत लो, आगे आएगा, ये आएगा आएगा आएगा। ठीक, यस, सुनो, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर n लूप्स हो गई, अगर एक लूप है तो ठीक है, ये सिंपल है। अगर n लूप्स हो गई, मान लो ये n लूप्स है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। यहां पे n टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा आएगा, अगर ज्यादा लूप्स होंगी तो ज्यादा आएगा, ठीक है जी। तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक लूप के लिए n लूप्स के, ठीक, ओके। एक लूप या एक कॉइल, लूप कह लो या कॉइल कह लो, एक ही बात है। तो क्या लिखा हुआ है देखो, अब पूरा समराइज करते हैं इसको। वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, करंट और ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। और वो करंट या ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स कितने रेट से चेंज हो रही है, इस बात पे डिपेंड करता है। अब ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। अगर आपको इंड्यूस्ड करंट निकालना है, इंड्यूस्ड करंट, आपको कुछ नहीं करना, इंड्यूस्ड ईएमएफ को आपको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना है, बस। वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करते ही करंट आ जाता है। आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल या रेजिस्टेंस ऑफ लूप। जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ हो उसको टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, बस आपके पास इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। सही है जी। तो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, इंड्यूस्ड करंट मिल गया, बात खत्म। चलो आगे बढ़ो। मैग्नेटिक फ्लक्स किस किस मेथड से चेंज हो सकती है। मैग्नेटिक फ्लक्स भाई अभी हमने बात की, फैराडे ने क्या बात करी, सुनो, फैराडे ने क्या बात करी, फैराडे ने यह बात करी कि अगर करंट इंड्यूस करना है या वोल्टेज इंड्यूस करनी है तो फ्लक्स चेंज होनी चाहिए। सर फ्लक्स कैसे चेंज कर सकते हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। तो पहली चीज है कि चेंज कर दो मैग्नेटिक फील्ड को, बढ़ा दो या घटा दो, चेंज मैग्नेटिक फील्ड, चेंज एरिया, एरिया को चेंज कर दो, और तीसरा चीज चेंज एंगल, थीटा चेंज कर दो भाई। कॉइल को घुमा दो, कॉइल घुमा दो तो उसका एरिया वेक्टर चेंज हो जाएगा, थीटा चेंज हो जाएगा, ठीक है जी।
रोटेट द कॉइल। कॉइल को रोटेट कर दो। तो ये सारे तरीके हैं। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना तो हम देख ही चुके हैं। जब मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हैं तो क्या चेंज हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। जब कॉइल को आगे पीछे कर रहे हैं तो क्या चेंज हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। एरिया को चेंज करना भी सीखेंगे, थीटा को चेंज करना भी सीखेंगे। तीनों में से किसी भी एक चीज को चेंज कर दो, फ्लक्स चेंज हो जाएगी। दो को भी चेंज कर सकते हो, तीनों को भी चेंज कर सकते हो। ठीक, ध्यान रखो। अगला, सर ये जो आपने माइनस लिखा था ना उस फॉर्मूले में, उसका मतलब नहीं समझ में आया। अब समझ में आएगा। एक साइंटिस्ट थे भैया, लेंज, लेंज नाम था उनका। उन लेंज ने क्या कहा था, आइए देखते हैं। उन्होंने कहा था कि द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट प्रोड्यूसेस अ करंट व्हिच अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट। सर क्या बोला रे बाबा, मेरे को समझ में नहीं आया रे बाबा। मैं क्या कह रहा हूं उस बात को समझो। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, लेंज भी सिंपल सी बात ही कह के गया था। सुनिएगा, लेंज ने कहा था ये कॉइल बना लेते हैं, या सिंपल कॉइल बनाते हैं। ऐसे बना ले बस, बार बार क्या वो गंदी सी कॉइल बनानी। तो ये मैग्नेट है हमारे पास, थोड़ा दूर बनाते हैं। द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड वोल्टेज इसके अंदर प्रोड्यूस हुई है, उसकी पोलैरिटी मतलब साइन, इज सच दैट इट प्रोड्यूसेस अ करंट। ठीक है ना, इट प्रोड्यूसेस अ करंट, उससे जो करंट प्रोड्यूस होगा, यानी कि कौन सा करंट? इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड वोल्टेज की वजह से कौन सा करंट प्रोड्यूस होगा बेटा? इंड्यूस्ड करंट। ठीक है ना, विच अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट। ये करंट जो प्रोड्यूस होगा, सरल स्पष्ट भाषा में समझो कि जो करंट इसमें प्रोड्यूस होगा मैग्नेट को मूव करवाने की वजह से या फ्लक्स को चेंज करवाने की वजह से, वो उसी चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगा। ठीक है ना, करंट इसमें क्यों इंड्यूस होगा? फ्लक्स के चेंज की वजह। तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा ना, वो इस फ्लक्स के चेंज का अपोज करेगा, यानी कि जिसने उसे प्रोड्यूस किया ना उसी का अपोज कर रहा। मान लो भाई आप अपने मां बाप के थ्रू पैदा हुए, कल को आप जिन मां बाप ने आपको प्रोड्यूस किया, आपने उन्हीं का अपोज करना शुरू कर दिया। ये लेंज लॉ है, सृष्टि का नियम है। बच्चे अपने मां बाप के आगे बोलना शुरू कर देते हैं भाई, और बहादुरी समझते हैं उसमें। यही लेंज ने बताया था कि जिस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इस कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ है या कॉइल में वोल्टेज प्रोड्यूस हुई है, ये उसी को अपोज कर रही है। इसीलिए यहां पे माइनस आया कि जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसी को अपोज करना। अपोज करना मतलब नेगेटिव, डायरेक्शन नेगेटिव। कैसे? अभी और डिटेल में समझा, बस समझ। अगर मुझे इस कॉइल में करंट पता करना है कि किस तरफ आएगा, मुझे इस कॉइल में करंट पता करना है कि ये किस तरफ आएगा। ठीक है नहीं, कैसे जाएगा? ये कॉइल ऐसे रखी हुई, क्या ऊपर से बाहर आएगा, नीचे से अंदर जाएगा, ऐसे? क्या ऐसे जाएगा? ऊपर से अंदर, देखो ऊपर से अंदर की तरफ, नीचे से बाहर। ये देखो नीचे से बाहर आ रहा है, ऊपर से अंदर, नीचे से बाहर। या फिर उल्टा, या फिर उल्टा। क्या होगा समझो। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स के दौरान, ठीक है ना, जिन लोगों को नहीं पता वो भी सुन लो, कि करंट कैरिंग कॉइल जो होती है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। करंट कैरिंग कॉइल एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है कि नहीं करती? यस सर, करती है। तो ये करंट कैरिंग कॉइल है। ये क्या है? करंट कैरिंग कॉइल। क्या ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी? अभी करंट आएगा इसमें, है ना, तो इसमें करंट इस तरीके से आएगा।
कि वो इस मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा। मान लीजिए मैं इस नॉर्थ पोल को इसके पास लेके जा रहा हूं, मान लीजिए मैं इस नॉर्थ पोल को पास लेके जा रहा हूं, तो इस कॉइल में करंट ऐसे आएगा कि वो इस नॉर्थ पोल को अपोज करे। देखो, जब हम राइट एंड थंब रूल लगाते हैं ना, तो हमारा जो थंब होता है वो नॉर्थ पोल बताता है, ध्यान रखना। जब हम करंट की डायरेक्शंस में फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो हमारा जो थंब है वो नॉर्थ पोल बताता है। अगर हमारी फिंगर्स को हम कर्ल करते हैं, ध्यान देना, अगर हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं करंट की डायरेक्शन में, तो जो हमारा थंब होता है वो उस कॉइल का नॉर्थ पोल बताता है, वो उस कॉइल का नॉर्थ पोल बताता है। करंट कैरिंग कॉइल भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि करंट कैरिंग कॉइल एक बार मैग्नेट है ना, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं उसकी तरह बिहेव कर सकती। तो इसमें करंट इस तरीके से आएगा कि इधर नॉर्थ बने। ये करंट कैरिंग कॉइल एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकती है, तो मैंने इमेजिनरी बार मैग्नेट बना दिया। इस तरफ नॉर्थ आना चाहिए ताकि ये इसको क्या कर पाए, रिपेल कर पाए। जो भी हो रहा है उसको अपोज करना है, पास। जिस मैग्नेटिक फ्लक्स ने इसे प्रोड्यूस किया उसके चेंज को अपोज करना है। ये नॉर्थ पास आ रहा है, इसको अपोज करना है, ये लक्ष्य। तो इधर नॉर्थ बनना चाहिए, इधर नॉर्थ बनना चाहिए। तो ये देखो फिंगर्स का कोबरा, देखो फिंगर्स का कर्ल मतलब फिंगर्स का कोबरा कैसे आ रहा है, ऊपर से बाहर आ रहा है। क्या ऊपर से बाहर आ रहा है? तो ऊपर डॉट होगा भाई, ऊपर करंट का डॉट होगा और नीचे करंट का क्रॉस होगा। ऐसे करंट जाएगा, ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, थोड़ा सा दिखाने में दिक्कत है। ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, नीचे से करंट अंदर जा, ऊपर से बाहर आ रहा है, नीचे से अंदर जा, ऊपर से बाहर आ रहा है, नीचे से अंदर जा। ये राइट हैंड साइड व्यू है भाई, राइट साइड से देख रहे हो, राइट हैंड साइड व्यू। इस साइड से देख रहे हो कॉइल को, इस साइड से, ठीक है जी। ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, नीचे से अंदर जा रहा है, ठीक है ना। तभी इस तरफ नॉर्थ बनना पॉसिबल है। यानी कि अगर नॉर्थ पास आ रहा है तो इसको नॉर्थ बन के उसको रिपेल करना पड़ेगा। ऊपर से करंट ऐसे आएगा और नीचे से करंट क्रॉस जाएगा, ऊपर से बाहर। ये देखो, ऊपर से बाहर, नीचे से क्रॉस, ऊपर से बाहर, नीचे से क्रॉस, ऊपर से बाहर, ऐसे आ रहा है। समझ गए? इस तरीके से यहां पे करंट देखने को मिलेगा भाई। नॉर्थ है, पास आया, इस कॉइल ने नॉर्थ बना लिया, कॉइल में करंट इंड्यूस हो गया। यह डायरेक्शन देखने का तरीका है, यह डायरेक्शन देखने का तरीका है। क्या यह बात समझ में आ रही? इस तरीके से हम इसकी डायरेक्शन देख सकते, डायरेक्शन को विजुअलाइज कर सकते। विजुअलाइज करना बहुत जरूरी, ठीक है। हाँ, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर मैं उल्टा कर दूं, अब ध्यान से समझना, अब मैं जो करंट हैं उनकी डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहा हूं, ठीक है ना। टीबी स्पेशल शॉर्टकट आपको बता रहा हूं। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो उसको साउथ के तरीके से मानो, उसको ऐसा मानो कि साउथ पोल है। ऐसे, ये देखो एस बन रहा है, एस बन रहा है क्या? और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको एन के तरीके से मानो। ये देखो, नॉर्थ मानो, क्या एन बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज करंट तो नॉर्थ, याद रखना, क्लॉकवाइज करंट तो साउथ, एंटी क्लॉकवाइज करंट तो नॉर्थ। क्लॉकवाइज करंट का मतलब साउथ और एंटी क्लॉकवाइज करंट का मतलब नॉर्थ।
क्या ये नॉर्थ बन रहा है? ये ट्रिक है, इसको एस के तरीके से बना दिया और एंटी क्लॉकवाइज करंट को नॉर्थ के तरीके से बना दिया। मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो। इस बात का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लो ये कॉइल है हमारे पास, ठीक है ना, ये कॉइल है हमारे पास। इस कॉइल को मैं राइट साइड से देख रहा हूं और राइट साइड से मुझे ये क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, ठीक है ना, राइट साइड से मुझे ये क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। तो अगर राइट साइड से मुझे ये क्लॉकवाइज नजर आ रहा है तो राइट साइड में मेरे साउथ होगा, इस कॉइल का साउथ होगा। मैं इस कॉइल को राइट साइड से देख रहा हूं, मैं इस कॉइल को राइट साइड से देख रहा हूं भाई, ठीक है ना, राइट साइड व्यू। राइट साइड में मुझे इसका साउथ नजर आ रहा है, मतलब राइट साइड में ये क्लॉकवाइज करंट शो कर रही है। अगर ये राइट साइड में क्लॉकवाइज करंट शो कर रही है, इसका मतलब इसका साउथ पोल इधर होगा। ये जो कॉइल मैग्नेट बनाएगी इसका साउथ पोल इधर होगा और नॉर्थ पोल उधर होगा। मतलब दूसरी साइड से इसी कॉइल को देखूंगा तो नॉर्थ होगा। भाई क्लॉक को सीधा देख रहे हो, मान लो क्लॉकवाइज है, इसी चीज को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाकोगे वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं राइट साइड से देख रहा हूं तो वो साउथ बन रहा है तो क्लॉकवाइज, राइट साइड से देखने पे क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज करंट, ठीक है जी। अगर मैं इस कॉइल को राइट साइड से देखूं और एंटी क्लॉकवाइज मिले तो इसका मतलब इधर नॉर्थ, इसका मतलब इधर नॉर्थ और उल्टा साउथ, ठीक है जी, उल्टा साउथ। समझाता हूं मैं आप, याद रखना, ट्रिक याद रखना, क्लॉकवाइज का मतलब साउथ, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ। मैंने इस एग्जांपल में क्या किया था, ध्यान से समझो। जब मैं नॉर्थ पोल को पास लेके आया, मैंने आपका लेंज लॉ में बताया कि भाई नॉर्थ जब पास आ रहा है, नॉर्थ जब पास आ रहा है तो उसको रोकना है पास आने से। जो भी हो रहा है उसको रोको, बस जो भी हो रहा है उसको रोको। नॉर्थ पास आ रहा है, मुझे उसको रोकना है, तो मुझे रिपेल करना पड़ेगा, तो मुझे इधर नॉर्थ बनाना पड़ेगा और इधर साउथ बनाना पड़ेगा। इधर नॉर्थ कैसे बनेगा, जब ऊपर से करंट बाहर आएगा, ऊपर से करंट बाहर आएगा। और नॉर्थ बनने का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। साउथ बनने का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। यानी कि अगर आप इसी करंट को इधर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, इसी करंट को इधर से देखोगे तो क्लॉकवाइज। समझ गए? ध्यान रखना भाई, ठीक। मैं आपको कुछ सवाल करवाता हूं, कुछ एग्जांपल्स करवाता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है। जैसे मान लो हमारे पास एक कॉइल है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ पास आ रहा है, तो ये कॉइल इसको रिपेल करने की कोशिश करेगी, तो अपने इस साइड क्या बनाएगी, राइट साइड क्या बनाएगी, अपने नॉर्थ बनाएगी। अपने राइट साइड क्या बनाएगी, नॉर्थ बनाएगी, इसको रिपेल करने के लिए। तो नॉर्थ का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट एज सीन फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज करंट। चलो ये पहली एग्जांपल हो गई, मैं 4 एग्जांपल करवाऊंगा आपको। दूसरी एग्जांपल, अब मैं नॉर्थ को दूर लेके जा रहा हूं, नॉर्थ को दूर लेके जा रहा हूं, तो ये कॉइल उसे भी रोकना चाहेगी। भैया ये कॉइल कहेगी, जब मैग्नेट इसके पास आ रहा है तो ये कहेगी दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ, उसे अपोज करेगी। जब ये मैग्नेट दूर जाएगा तो उसे कहेगी पास आओ पास आओ पास आओ। बताओ कोई बात हुई है, कोई बात हुई है? भाई ये जब मैग्नेट पास आ रहा है तो ये कॉइल करिए दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ, मुझसे दूर हटो। और जब ये मैग्नेट दूर जा रहा है तो कॉइल करिए पास आओ पास आओ पास आओ। जो भी हो रहा है उसको अपोज करना है, जो भी हो रहा है उसको अपोज करना है, मतलब जो हो रहा है उसे होने नहीं देना। यही लेंज लॉ है। तो इसको
दूर जा रहा है, ये पास बुलाना है, पास बुलाना है। यहां पे तो रिपेल करना था, यहां पे अब क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अट्रैक्ट करने के लिए राइट साइड में क्या बनाना पड़ेगा, मुझे बताओ। अट्रैक्ट अगर करना है तो राइट साइड में क्या बनाना पड़ेगा, साउथ, यानी कि क्लॉकवाइज, एज सीन फ्रॉम राइट साइड व्यू। राइट हैंड साइड से देखेंगे तो क्या बनेगा, क्लॉकवाइज, जिधर से मैग्नेट आ रहा है या जिधर से मैग्नेट जा रहा है। समझ गए, क्लियर हो रही है बात। मैग्नेट किस साइड से आ रहा है, राइट साइड से, इसीलिए सारे व्यू राइट साइड बनाए हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर राइट साइड व्यू ही बता रहे हो और लेफ्ट साइड क्यों नहीं बता रहे, लेफ्ट साइड का उल्टा होगा भाई। हम व्यू क्यों बता रहे हैं राइट हैंड साइड वाला, क्योंकि मैग्नेट राइट से आ रहा है। अगर मैग्नेट लेफ्ट से आएगा तो लेफ्ट वाला दिखा देंगे, अगर मैग्नेट राइट से आ रहा है तो राइट वाला दिखा देंगे भाई। तीसरा, अब इधर साउथ पोल कर देते हैं। साउथ पास आ रहा है, साउथ पास आ रहा है तो उसको रिपेल करना पड़ेगा। पास आ रहा है तो रिपेल करो, पास आ रहा है तो रिपेल करो भाई, पास आ रहा है तो क्या करो, रिपेल करो। तो इधर क्या बनेगा, साउथ, क्लॉकवाइज फ्रॉम राइट हैंड साइड। डायरेक्शन देख रहे हो, उल्टी हो गई। जब नॉर्थ पास आ रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज, जब साउथ पास आ रहा है तो क्लॉकवाइज। अब साउथ को दूर भेजेंगे, उल्टा हो जाएगा। अब साउथ को दूर भेजेंगे भाई, साउथ को दूर भेजेंगे तो ये अट्रैक्ट करेगी, कॉइल क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी कि भैया मुझसे दूर मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, हैं। तो अट्रैक्ट करने के लिए क्या बनाएगी, नॉर्थ। नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज। राइट हैंड साइड से देखेंगे तो क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा भाई। राइट हैंड साइड से देखेंगे तो क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, जब साउथ दूर जा रहा है, जब साउथ दूर जा रहा है। क्लियर हो गया। यहां पे नॉर्थ पास आ रहा है, वहां पे नॉर्थ दूर जा रहा है। यहां पे साउथ पास आ रहा है, वहां पे साउथ दूर जा रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उल्टे आ रहे हैं। क्या नॉर्थ साउथ का फर्क पड़ गया। क्लियर हो रहा है, एग्जाम्पल समझ में आ रही है। ये एग्जाम्पल्स ऑन मूविंग ऑफ मैग्नेट है, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी डन, ये मैंने वहीं पे पेज ऐड करके कर दिया था, तो ये ऑलरेडी डन है। ये एग्जाम्पल्स के सामने इसको हटा देता हूं, इस पेज को। यहां पे लिख देता हूं एग्जाम्पल्स ऑन मूविंग ऑफ मैग्नेट। एग्जाम्पल्स ऑन मूविंग ऑफ मैग्नेट, ठीक है जी, ये कर लिए। लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन, ये लॉ लेंज ने दिया क्यों, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक। लेंज ने ये लॉ क्यों दिया कि ये इसी को अपोज करता है, जिसकी वजह से हमें फॉर्मूले में माइनस लगाना पड़ा। वो इस वजह से लगाना पड़ा भाई मेरे, वो इस वजह से लगाना पड़ा भाई मेरे, क्यों। अब लेंज ने कहा कि ऐसा करो, उल्टा मान लो, ऐसा करो आप उल्टा मान लो, जो हो रहा है उसे अपोज मत करो, जो हो रहा है होने दो। नॉर्थ पास आ रहा है, बनना क्या चाहिए, नॉर्थ बनना चाहिए, लेकिन आप साउथ बना। अज्यूम ऑपोजिट, आप साउथ बना दो, आप ऑपोजिट अज्यूम कर लो, आप यहां पे क्या बना दो, साउथ। मतलब नॉर्थ पास आ रहा है, आप साउथ बना दो। पास आ रहा है, आपने साउथ बना दिया, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब सुनो मेरी बात, अगर नॉर्थ पास जा रहा है और इस कॉइल में नॉर्थ ही बनता, तो ये कॉइल उसे रिपेल करती, तो हमें वर्क डन करना पड़ता मैग्नेट को मूव करने के लिए, जिससे कि करंट इंड्यूस हो रहा है। मेरी बात ध्यान से समझ, अगर यहां पे नॉर्थ पास जा रहा है और आपने साउथ बना दिया, क्या ये साउथ अपने आप इस नॉर्थ को अट्रैक्ट कर लेगा,
क्या हमारे वर्क की जरूरत पड़ेगी? नहीं। जैसे ही मैं नॉर्थ को पास लेके गया, यहां पे साउथ बन गया, क्या हमारे वर्क की जरूरत पड़ेगी? नहीं। क्या ये अपने आप इसे अट्रैक्ट कर लेगा? जी हां। क्या मैग्नेट अपने आप मूव कर जाएगा? जी हां। क्या करंट अपने आप आ जाएगा? जी हां। ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिस इज वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि दुनिया की सारी एनर्जी कंजर्व है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो सकता है। अब यहां पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना? अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस होने का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। करंट प्रोड्यूस होने का मतलब कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है भाई। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसे तो प्रोड्यूस होगी नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसे तो प्रोड्यूस होगी नहीं, हमें वर्क करना पड़ेगा तभी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। मान रहे हो इस बात को? बिल्कुल सही बात है। अब इसका मतलब यह हुआ कि भैया अगर मैं यहां पे नॉर्थ को पास लेके गया और यहां पे बन गया साउथ, तो वो साउथ इस नॉर्थ को अपने आप अट्रैक्ट कर लेगा, हमें वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने यहां पे नॉर्थ बनाया तो ये इसको रिपेल करेगा। हम पास लेके जा रहे हैं, ये रिपेल कर रहा है, तो हम धक्के से पास लेके जाएंगे कि भाई तू रिपेल कैसे कर रहा है या तू रिपेल कैसे कर रही है, हम धक्के से पास लेके जाएंगे। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। भाई हमारे वर्क करने की वजह से अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो समझ में आता है, लेकिन बिना वर्क किए अगर करंट प्रोड्यूस हो गया तो कैसे समझ में आएगा भाई? हमने हल्का सा मैग्नेट को छोड़ा, मैग्नेट अपने आप अट्रैक्ट होता हुआ चला गया। ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब तो यह हुआ कि अपने आप करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब हमारा सारा बिजली संकट खत्म हो जाएगा। एक बार मैग्नेट को मूव करवा के छोड़ देंगे, कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है, घर घर में बिजली होगी, घर घर बिजली। ऐसा नहीं भाई, हमें वर्क करना पड़ेगा तब बिजली आएगी, जनरेटर को चलना पड़ेगा, जनरेटर को वर्क करना पड़ेगा तब बिजली आएगी, अपने आप बिजली नहीं आ सकती। इसका मतलब ये मैग्नेट अपने आप मूव नहीं कर सकता, हमें मूव करवाना पड़ेगा। अगर यहां पे नॉर्थ की जगह पे साउथ बन गया तो ये अपने आप इसे अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेट अपने आप मूव करेगा, अपने आप बिजली आएगी, जो कि गलत है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन है ये, इसीलिए लेंज ने उल्टा बोला था। तो इसमें मैं सारा समझा देता हूं क्योंकि ये बोर्ड में लिखना आ सकता है। ये बोर्ड का PYQ है, ये आपके बोर्ड का PYQ है। अज्यूम दैट साउथ इज फॉर्म्ड when north of magnet, north pole of magnet comes near the coil. Due to this, magnet will get attracted, will get further attracted, फर्दर वो कॉइल की तरफ ही चला जाएगा, विल गेट फर्दर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कॉइल, and we will not require to do any work, so current या इलेक्ट्रिकल एनर्जी is being produced without work, which is violation of law of conservation of energy, which is violation of law of conservation of energy। बोर्ड में ये 2 नंबर का एक्सप्लेन करने का आया था भाई।
ये एनर्जी के लॉ का वायलेशन है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो हमारी सारा एनर्जी संकट दूर हो जाएगा, सारा बिजली संकट दूर हो जाएगा भाई, घर घर बिजली होगी। ठीक है जी, तो ये नहीं होना चाहिए भाई। जो चीज हो रही है उसे अपोज करना पड़ेगा, यही लेंज लॉ है। जब जो भी चीज हम करना चाहेंगे अगर उसका अपोज होगा तभी तो हम वर्क करेंगे। अगर जो चीज हम करना चाहते हैं वो आसानी से हो गई तो क्या हम वर्क कर पाएंगे? नहीं। और क्या बिना वर्क के करंट प्रोड्यूस हो सकता है? नहीं। यही लेंज लॉ। तो आज की क्लास में इतना ही है। ठीक है जी, तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि, शबा, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा। अगली क्लास में फिर मिलता हूं आपसे। धन्यवाद। बाय 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 बाय।